हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाइट में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं और आगे की ओर इसका जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है परिकेंद्र, सरकम सेंटर। तो देखते हैं सरकम सेंटर क्या होता है। ये जो त्रिभुज है, एक त्रिभुज ए पी और सी, इस त्रिभुज के जो भुजाओं के लंब अर्धक, भुजाओं के जो लंब अर्धक का जो प्रतिच्छेद बिंदु है, ये लंब अर्धक है मेरे पास सारे। लंब अर्धक भुजाओं के लंब अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? परिकेंद्र, सरकम सेंटर कहलाता है। उसके बाद में परिकेंद्र के अंदर जो है परिकेंद्र है, परिकेंद्र की भुजाओं के परिकेंद्र की शीर्षों से जो दूरी होती है वो क्या होती है? दूरी बराबर होती है। दूरी बराबर होती है मतलब कि इस प्रकार से, ये मेरे पास परिकेंद्र है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है? परिकेंद्र। यहां से जो OA है और OB है और जो OC है, OA इक्वल OB इक्वल OC, ये तीनों क्या रहती है? बराबर रहती है। अब हमारे को इस जो परिकेंद्र है इसके हमारे को क्या निकालने हैं? निर्देशांक निकालने हैं। बिंदु x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3। हम इसको क्या मान लेंगे एक प्रकार के लिए? x और y। सबसे पहले हम OA की डिस्टेंस, यहाँ से जो बिंदु है इसको एक बार के लिए O माने थे, यहाँ से हम OA की डिस्टेंस निकाल लेंगे। उसके बाद OB की डिस्टेंस, उसके बाद OC की डिस्टेंस। दूरी सूत्र से हम तीनों की डिस्टेंस का निकालेंगे, फाइंड कर लिए दूरी सूत्र यूज कर करेंगे। फिर उसके बाद में पहले इन दोनों का यूज करना है, फिर इन दोनों का यूज करना है, फिर इन दोनों का यूज करना है। इस प्रकार से तीन समीकरणें बनेंगी। उन तीनों समीकरणों को क्या करेंगे? हल कर लेंगे और इससे हमारे पास जो x और y का मान है वो हमारे को मिल जाएगा। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट है, इंपॉर्टेंट, वो है समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु परिकेंद्र होता है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट है। समकोण त्रिभुज में, जो ये समकोण त्रिभुज है मेरे पास, इसका जो ये मध्य बिंदु है, मानिए ये ABC समकोण त्रिभुज है, इसका ये मध्य बिंदु है D। जो आपके पास AC का जो मध्य बिंदु आएगा वही क्या होगा? परिकेंद्र के निर्देशांक होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मध्य बिंदु से इसकी दूरी, DA की दूरी, DC की दूरी तथा DB की दूरी क्या रहती है? बराबर रहती है। इसलिए हम कहते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को परिकेंद्र के निर्देशांक भी कह सकते हैं। ये हमारा टॉपिक था परिकेंद्र का। इसके निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जा सकते हैं वो आपको बता दिया है। एक बार के लिए इसको कंप्लीट कीजिए, आप शॉर्ट में लिख लीजिए। इसके हम क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ये देखिए, ये मान लीजिए कोई त्रिभुज है
ए बी सी, इसके निर्देशांक x1 y1, इसके निर्देशांक x2 y2, ये x3 y3। किसी इसके अंदर जो लंब केंद्र होता है वो कौन होता है? शीर्षों से डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। शीर्षों से डाले गए लंबों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको क्या कहते हैं? इसको अपने क्या कहेंगे? लंब केंद्र। और इसको डिनोट किससे करते हैं? एच से। किससे डिनोट करते हैं? एच से। ठीक है जी, इसके अंदर लिख लेते हैं शीर्षों से डाले गए लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? लंब केंद्र कहलाता है। अब हमारे पास है लंब केंद्र के निर्देशांक देखने होते हैं हमारे को। सबसे पहले हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे हम? जो समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है वही क्या होता है? वही लंब केंद्र होता है। ठीक है, ये बात हमने कंप्लीट की। मतलब कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई क्या है? त्रिभुज है। ठीक है जी, मान लीजिए ये कितना है? इसके शीर्ष है 0 0, ये हमारे पास 0 3 और ये हमारे पास 4 0। ये इसको कीजिए 3 0 और इसको कीजिए 0 4। ठीक है जी, आपको ये पता लग जाएगा, दूरी सूत्र से हम निकाल लेंगे कि ये किसके शीर्ष है? त्रिभुज के शीर्ष और समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है जी, उसके बाद में जो ये लंब समकोण कहाँ बन रहा है? यहाँ बन रहा है। तो ये जो बिंदु है मेरे पास में ये 0 0, ये किसके निर्देशांक है? लंब केंद्र के निर्देशांक होते हैं। अदरवाइज इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले AD का समीकरण ज्ञात करेंगे। पहले देखिए BC का समीकरण, ठीक है। उसके बाद लंबवत की कंडीशन प्रतिबंध से AD का समीकरण। तो जो ये लंब केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है, मैं आपको जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा वहां बता दूंगा कि लंब केंद्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है। एक बार के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगर कहीं कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज से रिलेटेड आएगा तो हम बता देंगे कि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाला शीर्ष होता है, वही जो शीर्ष होता है, समकोण बनाने वाला शीर्ष जो होता है वही लंब केंद्र होता है। इसके बारे में आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नोट कीजिए इसको, आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम इनके नोटेशन देख लेते हैं कि इनको किस किस से द्वारा व्यक्त किया। सबसे पहले आता है हमारे पास केंद्रक। केंद्रक जिसको G से प्रदर्शित करते हैं। नंबर 2, उसके बाद हमने पढ़ा था अंतः केंद्र जिसको I से डिनोट करते हैं। फिर पढ़ा हमने परिकेंद्र जिसको O से व्यक्त करते हैं। और चौथा है अंतः केंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र जिसको किससे डिनोट करते हैं? H से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये लिखेंगे आप, उनके नोटेशन याद। उसके बाद समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र व लंब केंद्र क्या होते हैं? समपाती होते हैं। क्या होते हैं? समपाती होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको पता लग जाएगी ये समबाहु त्रिभुज है और आपसे कह दे कि ये समबाहु त्रिभुज है या पता लग जाए आपको कि समबाहु त्रिभुज है,
तो उसका जो केंद्रक है वही अंतः केंद्र है, वही परिकेंद्र है, वही केंद्रक लंब केंद्रक होता है। मान लीजिए हमने निकाल दिया, यहाँ से हमने जी निकाल दिया, ये मान लो जी निकाल दिया, ठीक है, जी निकाल दिया। अब आपसे पूछे अंतः केंद्र बताओ, सूत्र वही लगाना है, केंद्रक वाला। परिकेंद्र बोले फिर भी केंद्र निकाल दो, लंब केंद्रक बोले फिर भी केंद्र निकाल, क्योंकि ये समपाती होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। जी की बात कर लो, आई की बात कर लो, या फिर ओ की बात कर लो, या एच की बात कर लो, ये सारे एक ही बिंदु पर होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद में उसके बाद है परिकेंद्र, परिकेंद्र, उसके बाद केंद्रक, उसके बाद में लंब केंद्र। संरेखीय होते हैं, संरेखीय होते हैं। ये संरेखीय होते हैं मतलब कि संरेखीय मतलब एक ही रेखा में होते हैं। ये हमारे पास क्या आएगा, ओ जी एच, ओ जी एच। ओ कौन है मेरे पास, परिकेंद्र, उसके बाद है जी केंद्रक, एच लंब केंद्र। ये क्या होते हैं, संरेखीय होते हैं। और एक अगला टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले यदि त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 x3 y3 हो तो पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल इस उत्तर से भी आप निकाल सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ 1 1 1, ठीक है, ये सारणिक विधि। दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जब आप इसको कंप्लीटली सोल्व कर लें तो इस प्रकार का आपको मिलेगा आंसर आपको। तो ये याद कीजिए, x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2, ये भी क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसको देखिए एक और मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए तीसरा मेथड और है, त्रिभुज का क्षेत्र। थोड़ा सा अपने एग्जाम ओरिएंटेड भी देखना होता है, तो अपने थोड़ा सा स्पीडली कर लें। अगर सबसे पहले 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, हमने सभी कोऑर्डिनेट लिख दिए। इसको आप क्या करेंगे, इसको क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। पहले वाले को क्या करेंगे, पहले वाले को क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। x1 y1 x2 y2 x3 y3 x1 y1। अब क्या करना है, देखिए 1/2 तो है ही हमारे पास रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर किसका साइन लगाएंगे आप, देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y1 x2। सूत्र के साथ याद नहीं करना, इसको मैंने बस लिख के, यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आ जाएगा। फिर इन दोनों का, फिर प्लस से जोड़ देंगे इनको, फिर इन दोनों को किससे जोड़ देंगे, प्लस से जोड़ देंगे। मतलब कि ये नहीं, पहले यहाँ पे माइनस का करेंगे, फिर इन दोनों जोड़ने के लिए किसका साइन, प्लस का साइन, फिर ये दोनों जुड़ेंगे किससे, माइनस के, फिर ये प्लस का साइन, फिर जुड़ेंगे माइनस से। इस प्रकार इसको हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट सोल्व कर लेंगे। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आ जाए, 0, तो दिए गए शीर्ष क्या है, संरेखीय, मतलब कोलिनियर है, संरेखीय है, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक मेथड और है त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटी क्लास में पढ़ते थे, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। 5 नंबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4
भुजा का स्क्वायर। अब देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब देखो भुजा का स्क्वायर होगा, 4 भी है पर √3 क्या है, एक अप्रिमेय राशि है, इरेशनल नंबर है। तो हमेशा ध्यान रखें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या आता है, अप्रिमेय संख्या आता है। क्या मिलेगा, हमेशा ही क्या आएगा, अप्रिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि कोई भी अप्रिमेय संख्या डालोगे यहाँ पे उसका स्क्वायर आके वो क्या बन जाएगी, परिमेय बन जाएगी। नीचे परिमेय संख्या है ही, मतलब 4 मतलब कि क्या है, इंटीजर है, तो पूर्णांक है, तो ये तो अपने आप बना देगा क्या, इरेशनल बना देगा, रैशनल बना देगा, परिमेय बना देगा। पर √3 क्या है, अप्रिमेय है, तो अप्रिमेय है तो मल्टीप्लाई करके वो क्या बना देगा, अप्रिमेय संख्या बना देगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे आप, बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, कि जब कभी भी आपको शीर्ष दिए जाएं, ठीक है, पहले ध्यान दें कि वो कहीं अप्रिमेय शीर्ष तो नहीं है। क्यों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कैसे होते हैं, शीर्ष कैसे, अप्रिमेय होते हैं, ठीक है, अप्रिमेय होते हैं। यदि आपको अप्रिमेय शीर्ष दिए गए हैं तो वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। इसको अपने यूं पढ़ सकते हैं कि, इसको हम यूं पढ़ सकते हैं, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष अप्रिमेय दिए गए हैं तो वह समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए डिफरेंट जो मेथड थे वो आपको मैंने बताए हैं, इसको एक बार फिर से नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद है, यदि a1x b1y c1 z c1 लिख सकते z नहीं 0 a2x प्लस b2y प्लस c2 a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0। इस प्रकार से आपको 3 भुजाएं दी जाए तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र से हम ज्ञात करते हैं 1/2 c1 c2 c3 a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3, इस प्रकार से हम देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम लिखते हैं। अब आपको यहाँ दिक्कत हो रही है, c1 c2 और c3 क्या है, c1 c2 व c3 क्या है। जो c1 c2 c3 है यह यहाँ c1 c2 c3 क्या है, क्रमशः c1 c2 व c3 के उपसारणिक, और उपसारणिक कैसे निकलता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उपसारणिक जिसको अपने माइनर बोलते हैं वो कैसे निकलेगा, उपसारणिक है, मान लो c1 का निकालना है आपको, मान लो यही एक अपनी मैट्रिक्स लिख देता हूँ मैं छोटी सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लीजिए इस 3 का क्या निकालना है, उपसारणिक आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ेंगे, जो बच गया उनका क्या निकाल देंगे आप, सारणी का मान निकाल देंगे, मतलब डिटरमिनेंट निकाल देंगे। 4 8 32 माइनस 7 5 35, तो कितना आ गया 3। तो c1 कितना आ जाएगा इस प्रकार 3। दोनों में अंतर है, देख लो, c लिखने में मेरे ये बड़ा c है, कैपिटल C है, ये स्मॉल c है, ठीक है जी। इस प्रकार हम किसी का भी, अब मान लो c2 निकालना है तो ये और ये छोड़ देंगे, a1 b3 a3 b1, उसके बाद c3 a1 b2 a2 b1। इस प्रकार से क्या निकाल सकते हैं, इस सारणी का मान निकाल के उसका स्क्वायर करके मान के उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अदरवाइज वो वैसे भी कर सकते हैं आप, मान लीजिए 3 लाइनें आपके पास, 3 लाइनें दे रखी हैं, मान लो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। सबसे पहले 1 और 2 का प्रतिशत बिंदु यहाँ मिलेगा आपको, मान लिया x1 y1 मिल गया,
अब 2 और 3 का प्रतिशत बिंदु आपको मिल गया x2 y2 मिल गया, और 1 और 3 का प्रतिशत बिंदु क्या मिल गया x3 y3 मिल गया। 3% आपको तीनों मिल जाएंगे, तीनों के प्रतिशत बिंदु मिल जाएंगे आपको। अब प्रतिशत बिंदु जैसे ही आपको मिल गए, अब आपके पास क्या बन गए, शीर्ष बन गए त्रिभुज के। अब त्रिभुज के शीर्ष बनते ही अभी अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 1/2 x1 y11 x2 y21 x3 y3 और 1। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। अलग अलग मेथड है करने के, इसको कीजिए नोट आप अच्छे से करेंगे नोट। इसके बाद है चतुर्भुज का क्षेत्र। चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको अगर बिंदु दिए जाए x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y, ये बिंदु दे दिया, कोई चतुर्भुज लेकिन इस प्रकार का x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y। इसको करने के दो मेथड हैं। एक तो इसका बड़ा मेथड है, लेंथी है, जो आपको करना हो अप्लाई कर देना, पर इसका एक शॉर्ट मेथड भी है, वो भी बता दूंगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, विकर्ण खींच लेंगे। अब ये त्रिभुज क्या हो गया, दो भागों में बट गया। अब ये त्रिभुज दो भागों सॉरी चतुर्भुज है, वो दो भागों में बट गया, दो त्रिभुजों में बट गया। चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया, तो आपको पहले त्रिभुज का मान निकालना है, एरिया निकालना है, फिर दूसरे का निकालना है। पहले त्रिभुज का एरिया फिर दूसरे त्रिभुज का एरिया, दोनों को क्या करना है, प्लस कर देना है और आंसर निकाल लेना है। पहले का कैसे निकालोगे, वही 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ऐसे इसका निकालोगे, फिर दोनों को क्या करोगे, जोड़ोगे। पर पेपर में इतना टाइम नहीं होता हमारे पास में कि हम इतना बड़ा क्वेश्चन कर पाए, तो इसके लिए डायरेक्ट मेथड है 1/2। जैसा हमने त्रिभुज में पढ़ा था, याद होगा आपको, अभी भी कराया था x1 y2 सॉरी 1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। वहां पर हमने भी क्या किया था, रिपीट किया था किसको, x1 y1 को। यहाँ भी क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे x1 y1 को। अब इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे। वही पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई सॉरी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का, फिर प्लस इन दोनों का, फिर प्लस इनसे, फिर प्लस, फिर यहाँ से सॉल्व करके कंप्लीट आंसर हम विद इन 1 मिनट के अंदर हम अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ये था हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, ये था हमारा चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ओके स्टूडेंट्स, हमने जो बिंदु से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था वो हमने आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। अगर कोई और भी कॉन्सेप्ट रह गया हो बिंदु के अंदर, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जो 2 क्लासेस बिंदु की हो चुकी हैं, उन दोनों को अच्छे से रिवाइज कीजिए और अपने नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को कंप्लीट कीजिए। जब नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी, उसके अंदर हम बिंदु से रिलेटेड जो भी प्रश्न आए हुए हैं या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह गया। हमने अभी अभी पढ़ा था कि OGH मीन्स परिकेंद्र, ठीक है जी, G केंद्रक और H लंब केंद्र। ये क्या होते हैं, सहरेखीय होते हैं। क्या होते हैं, सहरेखीय होते हैं। मतलब OGH ये क्या होते हैं, सहरेखीय होते हैं। तो जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, ये परिकेंद्र वह लंब केंद्र को क्या करता है, 1:2 में क्या करता है, विभाजित करता है। क्या करता है, 1:2 के अंदर क्या करता है, विभाजित करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। पॉइंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है।
इसके हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके जो प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर कोई वहां पर कोई कॉन्सेप्ट आएगा वो मैं आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन में क्या अप्रोच आपको अप्लाई करनी है। तब तक के लिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए और इसको क्या कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ओके जी, थैंक यू सो मच।